नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है राष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय हित एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आज हम राष्ट्र हित के विषय पर वर्तमान परिदृश्य में समीक्षा भी करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं निपुणिका शाहिद। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा और राज्य के मूल तत्व का विश्लेषण, राज्य एवं राष्ट्र में अंतर की विवेचना, राष्ट्रहित का विश्लेषण, राष्ट्रहित और विदेश नीति के महत्व की समीक्षा, राष्ट्रहित एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल्यांकन। राष्ट्र राज्य की अवधारणा। कई बार राज्य एवं राष्ट्र जैसे शब्दों के प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह कर लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्र और राज्य अलग अलग संकल्पनाएं हैं। वस्तुतः इसमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट मायने हैं। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए इनके अर्थ समझ लेना जरूरी है। राष्ट्र कहते हैं एक जन समूह को जिनकी एक पहचान होती है, जो कि उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ती है। इस परिभाषा से तात्पर्य है कि वो जन समूह साधारणतः समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार या मूल उद्गम से होता है। सामान्य अर्थों में राष्ट्र शब्द देश का पर्यायवाची बन जाता है। एक राष्ट्र कई राज्यों में बटा हो सकता है और वे एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिसे राष्ट्र कहा जाता है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी सरकार के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्य कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। राज्य आधुनिक विश्व की अनिवार्य इकाई है। दुनिया के अधिकांश लोग किसी न किसी राज्य के नागरिक हैं। जो लोग किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपना अस्तित्व बचाए रखना काफ़ी संघर्षपूर्ण है। वास्तव में राज्य शब्द का उपयोग 3 अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला, इसे एक ऐतिहासिक सत्ता माना जा सकता है। दूसरा, इसे एक दार्शनिक विचार अर्थात मानवीय समाज के स्थायी रूप के तौर पर देखा जा सकता है। और तीसरा, इसे एक आधुनिक परिघटना के रूप में देखा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी अर्थों का एक दूसरे से टकराव ही हो। असल में इनके बीच का अंतर सावधानी से समझने की आवश्यकता है। राज्य के मूल तत्व। जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन मानते हैं, तब उसके मूल तत्वों का विवरण जरूरी हो जाता है, जो अन्य मानव समुदायों की तुलना में राज्य की अलग पहचान बनाते हैं। ये मूल तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या कोई भी समुदाय मनुष्यों के संयोग से बनता है। राज्य ऐसा समुदाय है जिसमें बहुत सारे मनुष्य एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। इसलिए जनसंख्या राज्य का अनिवार्य तत्व है। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ये नियत नहीं है। इतना ज़रूर है कि इसके लिए पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए जो जीवन के विविध पक्षों को समाहित कर सके। यानी जनसंख्या जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हो। इस रूप में वित्तीय दृष्टि से तो राज्य की जनसंख्या को आत्मनिर्भर अवश्य होना चाहिए।
फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई राज्य अस्थायी रूप से विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि राज्य की जनसंख्या एक ही जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा या संस्कृति से जुड़ी हो, लेकिन एक ही राज्य का नागरिक होने के नाते उनकी निष्ठा का एक केंद्र होना आवश्यक है। भूभाग राज्य का दूसरा बड़ा आवश्यक तत्व है। सामान्य समुदाय या तो किसी एक राज्य के भीतर रहते हैं या कभी-कभी वे अनेक राज्यों तक फैले होते हैं, इसलिए उन्हें अलग भूभाग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राज्य के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या निश्चित भूभाग में बसी हो, जहां उसकी सत्ता निर्विवाद हो। आज भले ही संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक ही भूखंड पर दो तरह की सत्ता, संघ सरकार और राज्य सरकार की सत्ता का प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों की सीमा क्षेत्र संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए वहां एक ही राज्य की संप्रभुता मानी जाती है। राज्य के लिए जरूरी भूखंड का भी जनसंख्या की तरह कोई निश्चित आकार नहीं बताया जा सकता। ये भूखंड इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जहां राज्य की जनसंख्या कम से कम वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर जीवन जी सके। सरकार राज्य का तीसरा मूल तत्व शासन व्यवस्था या सरकार है, जो राज्य की सेवाओं को जनसंख्या तक पहुंचा सके, राज्य के भूभाग की रक्षा कर सके, राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाकर शांति स्थापना कर सके, विदेशी राज्यों के साथ संबंध निभा सके और इन सब कार्यों के लिए अपेक्षित वित्त की व्यवस्था कर सके। लोक कल्याणकारी राज्य के विकास के साथ ही आधुनिक युग में सरकार जनता के लिए बहुत तरह की सेवाएं जुटाने लगी हैं, विशेषकर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, संचार, मनोरंजन, रोजगार, विश्राम आदि का विस्तृत प्रबंध करने लगी हैं। संप्रभुता राज्य का चौथा बुनियादी तत्व प्रभुसत्ता या संप्रभुता है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वो अपने भूभाग में अपने आदेशों और कानूनों का पालन करा सके और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अन्य राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी तरह का लेन देन, मैत्री, संधि या युद्ध कर सके। राज्य अपनी संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल प्रयोग का अधिकार रखता है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है और राज्य की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले को राज्य दंड देने का अधिकार रखता है। कोई राज्य संप्रभुता के कारण न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के मामले में भी वो अंतिम सत्ता का दावा करता है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या प्रथाओं का पालन अपनी इच्छा से करता है, किसी बाह्य सत्ता से बाध्य होकर नहीं। इस प्रकार संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, जो अन्य सहचारियों से उसकी अलग पहचान बनाता है। राज्य एवं राष्ट्र की विवेचना। राज्य एक कानूनी संकल्पना है और राष्ट्र ऐतिहासिक संकल्पना। एक राष्ट्र राज्य से अभिप्राय वे राजनीतिक संस्थाएं हैं जो राज्य और राष्ट्र दोनों को मिलाती हैं। राष्ट्र की अवधारणा समाज की चेतना में गहरे बैठे हुए किसी विचार सा लगता है, जिससे एकजुट, निश्चित और सीमांकित होने का बोध होता है। इससे किसी समुदाय की शक्ति और अस्तित्व का आभास होता है। एक राष्ट्र राज्य से स्पष्ट सीमाओं वाले संप्रभु राज्य का बोध होता है और व्यक्ति के रूप में हम सभी परिभाषित राष्ट्र राज्य के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक नई खोज है। वर्तमान में राष्ट्र राज्य विश्व राजनीतिक संगठन की आधारभूत इकाइयां हैं। वे प्राय संप्रभुता संपन्न राज्य हैं। वे वह इकाइयां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और आमतौर पर उन्हें देश नाम दिया गया है। हालांकि अधिकांश राष्ट्र राज्य खुद को राष्ट्र के रूप में वर्णित करते हैं। आज के तमाम राज्य राष्ट्र हैं और तमाम राष्ट्र राज्य हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना उचित है कि आज के सभी राज्य राष्ट्र राज्य हैं। आधुनिक राज्य को हम सामान्यतः राष्ट्र राज्य के रूप में पहचानते हैं, इसलिए कभी कभी राष्ट्र और राज्य को समान समझ लिया जाता है। लेकिन राष्ट्र और राज्य अलग अलग संकल्पनाएं हैं। राष्ट्र के स्वरूप को समझाने से पहले राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर करना जरूरी है। राष्ट्रीयता सामान्य तौर पर
ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जो एक ही प्रजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र आदि के कारण गहराई से जुड़े होते हैं और एक जैसी राजनीतिक आकांक्षाओं और एक जैसे ऐतिहासिक विरासत के कारण एकता की भावना से प्रेरित होते हैं। राष्ट्रीयता की भावना एक जन समूह को दूसरे से अलग करती है। एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयता का अस्तित्व कभी-कभी गहरे तनाव का कारण बन जाता है। राष्ट्रीयता की तुलना में राष्ट्र का आधार बहुत व्यापक है और वही राज्य के संगठन की उपयुक्त इकाई भी है। राज्य उन लोगों के समूह को कहते हैं जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूखंड में रहते हैं और सामान्य राजनीतिक अभिलाषाओं, सामान्य हितों, सामान्य इतिहास और सामान्य नियति की चेतना के कारण एकता के सूत्र में बंधे होने का अनुभव करते हैं, भले ही उनके संबंध अलग-अलग राष्ट्रीयताओं से हों। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग प्रजातियों के लोग अलग-अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों आदि से संबंध रखते हुए भी जब एक राज्य के नागरिक के रूप में एक साथ रहते हैं और एक ही राज्य के प्रति अखंड निष्ठा रखते हैं, तब वे एक ही राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। एक राष्ट्र के सदस्य अपने आप को अन्य राष्ट्रों से अलग मानते हैं और उनके मन में अन्य राष्ट्रों के प्रति किसी तरह के पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के विचार का तर्कसंगत परिणाम राष्ट्रों के बीच समानता, सह अस्तित्व और सहयोग होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत विश्वव्यापी स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल बहुत सारे नए राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई है, बल्कि राष्ट्र राज्यों के परस्पर संबंधों को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी तेज गति से विकास हुआ है। राज्य एवं राष्ट्र में अंतर। राज्य और राष्ट्र में कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। राज्य एक निश्चित क्षेत्र में व्यवस्था के लिए संगठित समूह को कहा जाता है, जबकि राष्ट्र ऐसे लोगों को कहा जाता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में बंधे होते हैं। राज्य वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि राष्ट्र व्यक्तिनिष्ठ होता है। राज्य कानून के द्वारा लागू किया एक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्र चेतना की एक विशेष स्थिति है, एक आध्यात्मिक अधिकार है। एक राज्य में केवल एक राष्ट्र भी हो सकता है, जैसे अल्बानिया, फ्रांस, और कई राष्ट्र भी हो सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, भारत, कनाडा। या फिर एक राष्ट्र दो या दो से अधिक राज्यों में विभाजित भी हो सकता है, जैसे तत्कालीन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। राष्ट्रहित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित की अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी परिभाषा के बारे में विद्वानों के बीच एक मत नहीं है, फिर भी इस बारे में मतभेद नहीं है कि विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पूरा क्रियाकलाप राष्ट्रहित की रक्षा के लिए ही होता है। इस संदर्भ में 19वीं सदी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध विदेश मंत्री लॉर्ड पॉम्स्टर्न का एक बयान बेहद प्रासंगिक है कि किसी भी देश के स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होते, सिर्फ राष्ट्रहित ही शाश्वत और चिरस्थायी होते हैं। अनेक विद्वानों का मानना है कि इस कथन का सच तब से अब तक बरकरार है। किसी भी राज्य के राष्ट्रहित को किसी भी व्यक्ति, परिवार या समूह के हित से ऊपर समझा जाता है और इस बारे में भी व्यापक सहमति देखने को मिलती है कि देश की एकता, अखंडता और उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा को प्राथमिक राष्ट्रहित माना जाता है। गौरतलब ये है कि आधुनिक राष्ट्र में जिसके तेवर जनतांत्रिक होने जरूरी समझे जाते हैं, राष्ट्रीय हितों के बारे में आम सहमति या जनमत की सहानुभूति भी आवश्यक समझे जाते हैं। 2016 में ब्रिटेन में हुए ब्रेक्सिट को लेकर जनमत संग्रह इसका अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का फैसला जनमत द्वारा तय किया गया। यदि इतिहास के पन्ने पलटें तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि जनसाधारण में भावावेश पैदा कर आंध्र देश प्रेम की भावना फैलाना कभी भी कठिन काम नहीं रहा है। कोई भी तानाशाह राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा उठाकर अथवा जनता में दमित
नस्लवादी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर अपनी खुदगर्ज आक्रामक नीतियों को राष्ट्रहित का पर्याय घोषित कर सकता है। ये बात 2 विश्व युद्धों के बीच नाजी जर्मनी के आचरण में देखने को मिलती है। इस तरह के उदाहरण से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। राष्ट्रहित और विदेश नीति। राष्ट्रहित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। विदेश नीति निर्माण का प्रारंभिक बिंदु राष्ट्रहित है। वास्तविक रूप से तो राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। चाहे किसी राष्ट्र के कितने ही ऊंचे आदर्श हों और कितनी ही उदार अभिलाषाएं हों, वो अपनी विदेश नीति राष्ट्रीय हित के अलावा किसी दूसरी धारणा पर आधारित नहीं कर सकती। प्रसिद्ध यथार्थवादी विद्वान मॉर्गनथाउ का मानना है कि राष्ट्रहित ही विदेश नीति की आत्मा है और राष्ट्रहित विदेश नीति की कुंजी है। मॉर्गनथाउ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना है। विदेश नीति का संचालन राष्ट्र हितों की दृष्टि से किया जाता है, लेकिन निस्संदेह समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रहित की जो मांग है उसी के अनुरूप विदेश नीति का संचालन किया जाता है। और ये भी सच है कि राष्ट्रहित परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। पर कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हर राज्य अपनी विदेश नीति का प्रमुख तत्व मानता है। वे हैं आत्मरक्षा, सुरक्षा और लोक कल्याण। राष्ट्रहित के आधार पर विदेश नीति के लक्षणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक लक्ष्य। प्राथमिक लक्ष्यों में राष्ट्र के उन हितों को रखा जाता है जो राज्य की आधारभूत मान्यताएं हैं। ये आधारभूत मान्यताएं इस तरह हैं: राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और राष्ट्रीय शक्ति का संचय। मध्यवर्ती लक्ष्य। मध्यवर्ती लक्ष्यों में पुनः राष्ट्रीय सहयोग, प्रतिष्ठा और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना आदि बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे दबाव गुट, हित समुदाय, गैर राजनीतिक सहयोग और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। दीर्घकालिक लक्ष्य। इन लक्ष्यों में कुछ दीर्घकालीन योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं शामिल किए जाते हैं, जिसके माध्यम से एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मनोवांछित परिवर्तन करने की इच्छा करता है, जैसे तत्कालीन सोवियत संघ की विदेश नीति में पूरे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था को लाना या अमेरिका की विदेश नीति में साम्यवाद को रोकना और समाप्त करना उसी प्रकार के लक्ष्य माने जा सकते हैं। राष्ट्रहित एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। राष्ट्रहित एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राष्ट्रहित की वृद्धि के लिए भरसक कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कूटनीति अथवा राजनय। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का कार्यान्वयन राजनय मतलब कूटनीति के माध्यम से ही होता है। राजनय अपने आप में नैतिक अनैतिक नहीं होता, बल्कि अपने राष्ट्र हितों के अनुरूप होता है। न ही ये एक वस्तुनिष्ठ स्थिति है, बल्कि ये व्यक्तिपरक व्यवस्था है जिसका आकलन प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार करता है। राजनय अपने देश के विदेशों में स्थापित दूतावासों और वाणिज्य केंद्रों के अतिरिक्त विदेश मंत्रालय, राजनैतिक नेतृत्व और कई अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं की भागीदारी के अनुरूप कार्यान्वित होता है। राजनय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों प्रकार के होते हैं। राजनय के स्वरूप भी स्थितियों के अनुरूप नए नए संदर्भों में प्रस्तुत होते हैं। प्रचार। प्रचार भी राष्ट्रीय हितों में वृद्धि एवं पूर्ति का महत्वपूर्ण तरीका है। प्रचार दूसरे राष्ट्रों के तर्कों को गलत साबित करने और अपनी बात को फैलाने का सशक्त तरीका रहा है। 20वीं शताब्दी में प्रचार को एक मुख्य साधन के रूप में उपयोग किया गया है। इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से 2 विश्व युद्धों के बीच के काल में देखने को मिला, जब विभिन्न विचारधाराओं साम्यवाद, नाजीवाद, फासिज्म के माध्यमों से राष्ट्रों ने अपनी शक्ति स्थापना और उसके संवर्धन के लिए इनका उपयोग किया। शीत युद्ध काल में भी दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए राष्ट्रों के बीच साम्यवादी और पूंजीवादी विकास के प्रतिमानों को अपनाने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा पैदा की। शीत युद्ध युग के बाद में भी एकमात्र शक्ति अमेरिका द्वारा वैश्वीकरण, उदारीकरण,
मुक्त बाजार व्यवस्था आदि केवल राष्ट्रों के पास बचे विकल्प के रूप में और अपनी विदेश नीति की हस्तक्षेप की नीतियों को न्यायोचित स्थापित करने के लिए अत्यधिक प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक युद्ध भी राष्ट्रहितों की अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। ये ना तो युद्ध है परंतु न ही शांति। इसके द्वारा राजनय के माध्यम से राज्यों के मध्य दंडात्मक स्थिति बनाना या आर्थिक प्रतिबंध लगाना जिससे विरोधियों पर दबाव की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक साधन। वर्तमान युग अंतःनिर्भरता का युग है। प्रत्येक राष्ट्र कितना ही शक्तिशाली हो या कितना ही छोटा हो, सभी को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वे राष्ट्र अपने संसाधनों के बल पर अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करते हैं। इन्हीं संसाधनों के प्रयोग से बड़ी शक्तियां विदेशों में सैन्य अड्डे स्थापित करने, विकासशील देशों में सत्ता परिवर्तन, सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने, कमज़ोर राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करने, राज्यों की मुद्रा के अवमूल्यन करने, व्यापार की शर्तें तय करने आदि में सफलता प्राप्त कर लेती है। इस संदर्भ में आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देशों के प्रति दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं: मुख्य आर्थिक तंत्र तथा गौण आर्थिक तंत्र। साम्राज्यवाद। 1945 से पूर्व अत्यधिक बड़ी शक्तियों ने साम्राज्यवाद का सहारा लेकर अपनी राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि की थी। सामान्य तौर पर जब कोई राष्ट्र दूसरे राज्य की सीमा और जनता पर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। इसकी व्याख्या के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। साम्राज्यवाद के स्वरूप को कई रूपों में देखा जा सकता है। ये बड़े राज्यों द्वारा कभी आर्थिक कारणों, यथास्थिति बनाए रखने, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आदि कई कारणों से प्रेरित होती है। उपनिवेशवाद एवं नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के माध्यम से 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप की बड़ी ताकतों ने तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देशों पर राज्य किया है। इसके अंतर्गत विदेशी राज्यों पर बाह्य शक्तियों का शासन चलाया जाता रहा है, जो स्थानीय लोगों के सभी विषयों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। पूरी राजनीतिक व्यवस्था उनके हाथ में होती है। सरकार विदेशी ताकतों द्वारा ही चलाई जाती थी। भूभाग पर भी पूर्ण नियंत्रण बाह्य शक्तियों का ही होता था। स्थानीय लोगों की स्वतंत्रताएं भी उन्हीं के इशारे पर चलती थीं। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के लंबे संघर्ष ने 1950 और 1960 के दशकों में सभी को आज़ाद करा दिया तथा उपनिवेशी व्यवस्था का प्राय अंत हो गया। 1945 के बाद उपनिवेशवाद का स्थान नव उपनिवेशवाद ने ग्रहण कर लिया। अब क्षेत्रीय और राजनीतिक रूप से तो राज्य स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी गुलाम बने रहे। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से 30% जनसंख्या 70% संसाधनों का उपयोग करती हैं तथा 70% जनता मात्र 30% संसाधनों का प्रयोग करती हैं। आज भी कच्चे माल की कीमतें, व्यापार की शर्तें, आर्थिक आदान प्रदान, तकनीकी हस्तांतरण आदि सभी तीसरी दुनिया के देशों के विरुद्ध है। अब इन राष्ट्रों का शोषण अप्रत्यक्ष रूप से होने लगा है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों आर्थिक सहायता, पूंजी निवेश, कच्चे माल का आयात और तैयारशुदा माल का निर्यात, दोयम दर्जे का तकनीकी हस्तांतरण आदि के माध्यम से विकसित देश आज भी विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। विभिन्न गैर जरूरी मुद्दों जैसे बाल श्रम, पर्यावरण, मानवाधिकार आदि के नाम पर आज भी इनके साथ व्यापारिक और अन्य आर्थिक संबंधों में भेदभाव किए जाते रहे हैं। इस प्रकार इन आर्थिक लाभों के कारण शक्तिशाली राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं संवर्धन कर रहे हैं। युद्ध की राजनीति। युद्ध को भी अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन हेतु प्रयोग कर लेते हैं। युद्धों हेतु विभिन्न कारण और इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं, परंतु वर्तमान युग में हथियारों की मारक क्षमता एवं उनके विध्वंसक स्वरूप के कारण राष्ट्र युद्धों के प्रयोग से बचते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि युद्धों का त्याग कर दिया गया,
बड़ी शक्तियां आज भी अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु इसके प्रयोग से नहीं चूकती हैं। उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में भी अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर युद्ध करके अपनी एकमात्र वर्चस्व वाली महाशक्ति होने का परिचय दिया। निष्कर्ष: इस प्रकार उपरोक्त साधनों के माध्यम से शक्तियां अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करती रहती हैं। ये शक्ति संवर्धन शांतिपूर्ण तरीकों से लेकर युद्ध तक के अनेक निर्धारण तत्वों के द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान अंतर्निर्भरता के युग में कुछ राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन अन्य राज्यों की कीमत पर होता है। इसीलिए राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाते समय दूसरे राष्ट्रों के हितों को भी देखना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय हितों के उपयोग से विश्व में दूरगामी और निरंतर शांति एवं सुरक्षा की स्थापना हो सकती है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं: राष्ट्र राज्य की अवधारणा और राज्य के मूल तत्व का विश्लेषण, राज्य एवं राष्ट्र में अंतर की विवेचना, राष्ट्रहित का विश्लेषण, राष्ट्रहित और विदेश नीति के महत्व की समीक्षा, राष्ट्रहित एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल्यांकन। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।